बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने कैपेसिटर पढ़ लिया है। कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था। कैपेसिटर में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के सारे डेरिवेशन देख लिए हैं। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। क्लियर? तो कैपेसिटर एक्चुअली बच्चों वो सर्किट एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आप कैपेसिटर को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, कैपेसिटर वो बैटरी है जिसका डिस्चार्जिंग टाइम, वो सेल है जिसका डिस्चार्जिंग टाइम वेरी स्मॉल होता है। फ्यू मिली सेकेंड में पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो बैटरी के चार्ज करने के बाद उसका जो डिस्चार्जिंग पीरियड है 24 घंटे, 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। इन्वर्टर की बैटरी रिचार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है, फिर रिचार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, ड्राई सेल होते हैं, उनका डिस्चार्जिंग पीरियड कई मंथ्स होता है। मोबाइल की जो आपकी बैटरी है उसका मोबाइल की बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे। एज़ पर द यूज़ बैटरी जाकर डिस्चार्ज होती है। तो कैपेसिटर को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये वो बैटरी है, वो सेल है, वो बैटरी है जिसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत स्मॉल होता है। कैपेसिटर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है बच्चों? कैपेसिटर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई अमाउंट ऑफ चार्ज या हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करानी है तो हमें कैपेसिटर चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कैपेसिटर में हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। पहले हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। In charging the capacitor, work has to be performed by the cell या बैटरी। कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को या सेल को वर्क करना पड़ता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर in the form of its potential energy, in the form of its इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आती है ये एनर्जी? बैटरी की जो एनर्जी है, सेल की जो एनर्जी है, वो जाके कैपेसिटर में स्टोर हो रही होती है। क्लियर? मान लिया सपोज ये हमारा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर पर ये बच्चों V वोल्ट का सेल किसी टाइम पर इस कैपेसिटर पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C है। लेट एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। ठीक है, देन Q इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों? CV। Q इज इक्वल टू CV। क्लियर? तो V इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? V इज इक्वल टू यहाँ से आएगा Q/C। किसी भी टाइम पे कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे थे, ड्यूरिंग चार्जिंग मैंने अज्यूम कर लिया एट एनी इंस्टेंट कैपेसिटर पे चार्ज Q था।
जब Q चार्ज था तो Q इज इक्वल टू क्या होगा CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है। फर्दर इन स्टोरिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ, कहाँ से जा रहा होगा चार्ज, बैटरी से, तो ये DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कराना है कैपेसिटर पे। पॉजिटिव प्लेट पे प्लस DQ चार्ज आएगा और नेगेटिव प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस DQ। नेगेटिव प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस DQ। फर्दर इन स्टोरिंग, ध्यान से देखते रहें, इन स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ on positive plate of capacitor, positive plate of capacitor, comma, work has to be performed, work has to be performed by the cell against the repulsion of, against the repulsion of positive plate of capacitor। ठीक है। फर्दर DQ अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कराने में प्लस DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को जब और DQ अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। जब इस रिपल्शन के अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, बैटरी फोर्सली इस चार्ज को इस कैपेसिटर पे स्टोर कराएगी, इस पॉजिटिव प्लेट पे स्टोर कराएगी। तो इस पॉजिटिव प्लेट के रिपल्शन के अगेंस्ट इस बैटरी को यहाँ वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। दिस वर्क डन by the battery is stored in storing the charge, this amount of charge DQ। ठीक है, जो वर्क डन कर रही है बैटरी इस DQ चार्ज को स्टोर कराने में, वो वर्क डन कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो कराने में बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क, उस वर्क का क्या होता है, वो वर्क लॉस हो जाता है। किस फॉर्म में लॉस हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एटसेट्रा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वर्क परफॉर्म बाय द बैटरी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन कितना होगा, DQ चार्ज को स्टोर कराने में इस पे जो वर्क डन करना पड़ेगा dW इज इक्वल टू VDQ, W इज इक्वल टू QV से। ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड DQ इज द चार्ज। कितने चार्ज को स्टोर कराने में वर्क डन है ये, ओनली DQ। क्लियर। तो V उठा के यहाँ से यहाँ रख दूं बच्चों, V उठा के यहाँ से यहाँ रखूंगा तो dW इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, Q अपॉन C इंटू DQ। ठीक है, Q अपॉन C इंटू DQ। क्लियर। नाउ मुझे कितना चार्ज स्टोर कराना है कैपेसिटर पे, 0 से Q। तो 0 से Q टोटल चार्ज स्टोर कराने में कितना वर्क करना पड़ा बैटरी को। ठीक है। तो नेट वर्क डन बाय द सेल, नेट वर्क डन बाय द सेल या बैटरी in storing charge Q on capacitor, कहाँ से स्टोर हो रहा होगा, 0 से स्टार्ट करेगा। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q अपॉन C इंटू DQ। इंटीग्रेट कर दूंगा इस रिजल्ट को। ठीक है। तो W इज इक्वल टू जो है वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C इंटू Q² अपॉन 2, 0 से Q
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो क्या होगा, Q²/2C। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट लोकलाइज बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकलाइज नहीं होगी, बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ वॉल्यूम कितना बिटवीन द प्लेट्स, AD। जो इंटायर वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच का जो टोटल वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर? तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर in the form of its electrical potential energy। मैंने क्या कहा, this electrical potential energy is not localized between the plates of the capacitor। Between the plate of the capacitor this energy is not localized but uniformly distributed into the entire volume between the plates। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है, इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकलाइज नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। किससे डिनोट करते हैं इसको, U से। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगी, Q²/2C। ठीक है, Q²/2C। एक बार और देख लें। ठीक है, क्या है कि कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है। वो वर्क डन इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और ध्यान रखें, हम डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं यहाँ इस चैप्टर में। डीसी सर्किट में ये कैपेसिटर है, ये डीसी सेल है। ठीक है, इस कैपेसिटर के थ्रू करंट तब तक फ्लो करती है जब तक कि ये चार्ज हो रहा होता है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा है रेजिस्टेंस, इसकी जगह अगर रेजिस्टेंस होता तो करंट कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती, करंट का फ्लो कंटिन्यूस बना रहता। यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू करंट तब तक फ्लो करेगी जब तक कि ये चार्ज हो रहा होगा। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जैसे ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो अब ये कैपेसिटर जो करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, चार्ज का फ्लो मीन्स करंट का फ्लो, जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट के पाथ को ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है, कटा हुआ तार। अगर मैं एक तार को बीच से कट कर दूं तो ओपन वायर, ओपन पाथ। ठीक है, कटे हुए तार में करंट फ्लो करेगी, नहीं फ्लो करेगी। इसका मतलब क्या है, करंट ना फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि वो पाथ करंट के वो वायर करंट के पाथ में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर होगा करंट को जिस पाथ में, तो उस पाथ के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो ये फुली चार्ज होते ही करंट के पाथ को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। मीनिंग टू से कैपेसिटर के थ्रू करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप। अब इस बैटरी से फर्दर इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं जा रहा होगा। ठीक है, इस बैटरी से इस कैपेसिटर पे चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि ये फुली चार्ज नहीं हो जाता। ज्यों ही ये फुली चार्ज होगा वैसे ही इसके थ्रू करंट का फ्लो, कैपेसिटर के थ्रू करंट का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस बात को हम और डिटेल में, अभी हम कैपेसिटर सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीसी सर्किट। ठीक है, वहाँ पर इस बात को और डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो ये जो वर्क परफॉर्म किया है इन चार्जिंग द कैपेसिटर इस बैटरी ने, वो वर्क डन इसमें स्टोर हो गया किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, इस एनर्जी को वापस कैपेसिटर से रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, कैपेसिटर जैसे आप घर में देखेंगे आपके पंखे में कैपेसिटर लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है पंखे में कैपेसिटर? इसलिए लगा होता है कि पंखे को स्टार्ट होते समय स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, हाई अमाउंट का स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ठीक
ठीक है। जब स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो वहाँ पर कॉइल में करंट फ्लो करेगी, जो सर्किट में करंट फ्लो करेगी। कैसी करंट फ्लो करेगी? स्मॉल टाइम में हाई टॉर्क कब मिलेगा? हाई टॉर्क तब मिलेगा जब स्मॉल टाइम में लार्ज करंट फ्लो करे। और लार्ज करंट कैसे फ्लो करेगी? कैपेसिटर चार्ज होके क्विकली डिस्चार्ज होता है, चार्ज होके क्विकली डिस्चार्ज होता है। इसका डिस्चार्जिंग टाइम फ्यू मिली सेकेंड होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कैपेसिटर वो बैटरी है जिसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम है। कितना कम है? फ्यू मिली सेकेंड। ठीक है। जितनी भी एनर्जी को स्टोर करेगा वो सारी एनर्जी कुछ ही चंद ही मिली सेकेंड में सारी की सारी एनर्जी को ये लॉस करा देगा, सारी की सारी एनर्जी को फ्लो करा देगा एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। ठीक है। तो इस इनिशियल्स में ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो ये हमारी आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, Q²/2C। Q जो है वो चार्ज है कैपेसिटर पे और C क्या है? इसका कैपेसिटेंस है। अब आप जानते हैं Q = क्या होता है? Q = क्या होता है बच्चों? CV। अगर मैं यहाँ में नाउ सिंस Q = CV, अगर मैं यहाँ C और C भी डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा? C²V²। तो U = जो Q²/2C है, अगर इस Q की जगह CV में रख दूँ तो क्या होगा? C²V², C कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ CV²। ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब आपको कैपेसिटेंस पता होगा और पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर? तो U = Q²/2C = हाफ CV²। अगर यहाँ से हम C की वैल्यू रख दूँ, मैं यहाँ C कितना है? यहाँ से C कितना है? यहाँ से Q/V। C = जो है बच्चों यहाँ वो कितना है? Q/V। अगर मैं यहाँ Q/V डाल दूँ तो V ऊपर चला गया, Q²V/Q, तो एक Q कैंसिल होगा, तो = क्या? हाफ QV। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला है। ठीक है। जनरली आपके पास दो फार्मूले यूज़ होते हैं ज़्यादातर, एक ये और एक ये। ये फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम पैरेलल सर्किट में। ये फार्मूला कहाँ यूज़ होता है? जब कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हुए होंगे। ये कहाँ यूज़ हो रहा होगा? जब कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होंगे। क्यों हो रहा होगा? अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे, कैपेसिटर वाले सर्किट देखेंगे, वहाँ पे इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, देखें क्वेश्चन। द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। ठीक है। 1000 वोल्ट तक एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है। एंड देन कनेक्टेड, उसको चार्ज करके कनेक्ट कर दिया गया। कहाँ कनेक्ट कर दिया गया? अक्रॉस अ रजिस्टर। कैपेसिटर को चार्ज करके एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया गया। अब जो वो चार्जिंग जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सारी की सारी एनर्जी लॉस करती है। कहाँ लॉस करती है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हीट की फॉर्म में जाती है। ठीक है। तो एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर, द पोटेंशियल difference across the capacitor डीके। कैसे डीके करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस? एक्सपोनेंशियली। ठीक है। एक्सपोनेंशियली डीके करता है, ऐसे एक्सपोनेंशियली डीके करता है। करंट भी डीके करती है और पोटेंशियल डिफरेंस भी डीके करता है, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा होता है। ठीक है। कैसे होता है एक्सपोनेंशियली डीके? आगे हम देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। डीके एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor is 80 वोल्ट। ठीक है। कितना रह गया 1 सेकंड के बाद? एक सेकंड के बाद कितना रह गया? 100 वोल्ट से
100 वोल्ट से घट के कितना रह गया 80 वोल्ट। ये 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट से घट के कितना रह गया 80 वोल्ट। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, what is the fraction of energy has been dissipated, ठीक है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कैपेसिटर को 100 वोल्ट तक चार्ज किया, 100 वोल्ट तक चार्ज करने के बाद उस कैपेसिटर को एक रजिस्टर के अक्रॉस हमने जोड़ दिया, और जब रजिस्टर के अक्रॉस जोड़ा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है वो घटना शुरू करता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। 1 सेकंड के बाद पोटेंशियल डिफरेंस घट के 80 वोल्ट रह जाता है। 80 वोल्ट जब रह गया पोटेंशियल डिफरेंस तो कह रहा है कि इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हैज़ बीन डिसिपेटेड, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस हुआ। डिसिपेशन मतलब लॉस इन एनर्जी बताना है। तो आप बड़े बचपन से कर रहे हैं लॉस। अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 80 रुपये रह गए, आपके पास 100 रुपये थे और 80 रुपये रह गए, तो पैसा लॉस हो गया ना। आपको कितना लॉस हो गया आपने निकालना है, परसेंट ऑफ लॉस। तो परसेंट लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, चेंज इन वैल्यू, ये होता है ना लॉस और गेन, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है लॉस एंड गेन का, क्या, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। यहाँ फ्रैक्शन पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर परसेंटेज पूछेगा तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, चेंज इन वैल्यू कितनी है 100 माइनस 80, 20 अपॉन 100, और परसेंट लॉस पूछ रहा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% लॉस चला आएगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकालना है। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकालने के लिए इनिशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर में, V दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ, तो C इज द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल, हाफ CV नॉट स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी मान लो U नॉट जो है हाफ CV नॉट स्क्वायर है, जहाँ V नॉट यह हाफ U1 इज इक्वल टू हाफ CV1 स्क्वायर है, और फाइनल एनर्जी कितनी रह गई U2 इज इक्वल टू हाफ CV2 स्क्वायर। कौन सी एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस लॉस हो रही है, पोटेंशियल 100 से घट के 80 रह गया। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लॉस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू कितनी हो गई फाइनल, ये U1 अपॉन U2 अपॉन U1, ठीक है बच्चों। U1 कितना है जरा देखें, U1 यहाँ से है हाफ CV1 स्क्वायर, U2 कितना है हाफ CV2 स्क्वायर अपॉन हाफ CV1 स्क्वायर, ठीक है। हाफ C कैंसिल हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस डेल्टा U अपॉन U1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। अब रख दो, V1 कितना है आपका 100 है, 100 माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। A माइनस बी करो, A माइनस बी कितना हो गया 20, और A प्लस बी करो, A प्लस बी कितना हो गया 180। अरे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A माइनस बी 100 माइनस 80 20, और A प्लस बी 100 प्लस 80 180 अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 18 अपॉन 100, एक 100 बचा यहाँ, ठीक है। कितना आ गया यहाँ से 50, तो ये कितना आ गया 9/25। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस जो है 9/25 इज द आंसर। परसेंटेज ऑफ लॉस पूछेगा तो 9/25 इंटू 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 36% लॉस हो गया। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर हमारे पास ये सीरीज में कैपेसिटर्स हैं, मान लो
ऐसे प्लेट बाई प्लेट कनेक्शन जोड़ दिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। 3 कैपेसिटर हैं ये, C1, C2 एंड C3, तीनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, ऐसा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन यही कहलाता है। बैक टू बैक अगर जोड़ दें कैपेसिटर्स को तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं। ठीक, तो ये V वोल्ट का सेल है। सपोज़ यहाँ से अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज आया +Q, इस प्लेट पे चार्ज आया +Q, तो सामने वाली प्लेट पे इंड्यूस चार्ज होगा -Q, और इसके इधर यहाँ पे इंड्यूस होगा +Q, इसके सामने इंड्यूस होगा -Q, इसके यहाँ इंड्यूस होगा +Q, और यहाँ पे इंड्यूस होगा -Q। ठीक है, तो सीरीज़ में अगर कैपेसिटर्स हैं, अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस हैं तो क्या सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू बच्चों? करंट। यहाँ पे क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। सीरीज़ में तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, याद रहे। ठीक है, करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रही है इस सर्किट में। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं, क्यों नहीं फ्लो कर रही है? सबसे पहले मैं यही नोट लिखाऊँ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, इस नोट को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या है, क्या नोट है कि डीसी सर्किट में हम कैपेसिटर को, डीसी सर्किट है, डीसी सेल है, डीसी सर्किट में हम हमारे जो सीबीएसई में जो सिलेबस में है कैपेसिटर डीसी सर्किट में, वो किस कंडीशन में है? हम कैपेसिटर को फुली चार्ज कंडीशन में सॉल्व करते हैं। किसमें सॉल्व करते हैं? फुली चार्ज कंडीशन में सॉल्व करते हैं। या आपके रेफरेंस के लिए नोट लिखा रहा हूँ, हम डीसी सर्किट में कैपेसिटर को फुली चार्ज कंडीशन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर कैपेसिटर के लिए हमें ड्यूरिंग चार्जिंग डीसी सर्किट में चार्जिंग के दौरान अगर हमने सर्किट को सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसको मैं बाद में एंड में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिन बच्चों को वो करना होगा कर लीजिएगा, वो सीबीएसई में नहीं आता है। सीबीएसई के बोर्ड के जो सिलेबस में है वो डीसी सर्किट सिलेबस में है। कौन सी कंडीशन में वो सिलेबस में है? यहाँ से इस चैप्टर में फुली चार्ज कंडीशन में। ठीक है, फुली चार्ज कंडीशन कौन सी कंडीशन है? ध्यान दें, फुली चार्ज कंडीशन में सॉल्व करते हैं। कैपेसिटर के थ्रू करंट तब तक फ्लो कर रही होती है जब तक कि वो चार्ज हो रहा होता है। क्या लिखना है कि कैपेसिटर के थ्रू करंट तब तक फ्लो कर रही होती है, तब तक फ्लो कर रही होती है। इस नोट को आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। कर रही होती है जब तक कि वो चार्ज हो रहा होता है। चार्ज हो रहा होता है। ठीक है, चार्ज, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक उसके थ्रू करंट फ्लो कर रही होती है। वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली FULLY फुली चार्ज। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो क्या होता है? तो वो करंट के पाथ को, करंट जो चार्जिंग करंट है जो कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, करंट के पाथ को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसका होता है? ओपन पाथ का, याद रहे। ऑफर करता है, ऑफर करने लगता है। कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है? करंट के पाथ को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है। एंड कैपेसिटर के थ्रू
करंट का फ्लो फुली चार्ज कंडीशन में, करंट का फ्लो किसमें, फुली चार्ज कंडीशन में स्टॉप हो जाता है। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो वो बिहेवियर, इस सर्किट का बिहेवियर बच्चों ऐसा है, ऐसा बिहेव कर रहा होगा, सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा होगा, ध्यान दें, ऐसे बिहेव कर रहे होंगे। यहाँ पे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, यहाँ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ध्यान दें, सर्किट का बिहेवियर मैं दिखा रहा हूँ। ये कटे हुए तार की तरह बिहेव कर रहा होगा वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ठीक है, इस पाथ के थ्रू करंट तब तक फ्लो कर रही होती है जब तक कि कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, और जब ड्यूरिंग चार्जिंग वाले केस, ड्यूरिंग चार्जिंग हमने सर्किट को नहीं पढ़ना होता है यहाँ अपने सिलेबस में, हमने सर्किट को पढ़ना होता है फुली चार्ज कंडीशन में। फुली चार्ज कंडीशन में ये ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको हम आगे देखेंगे हमारे पास मिक्स्ड सर्किट होंगे। ठीक है, इसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। फुली चार्ज कंडीशन को क्या कहते हैं, फुली चार्ज स्टेट जो है वो क्या कहलाती है कैपेसिटर की, स्टेडी स्टेट भी कहलाती है। ऐसे भी वर्ड लिखा होता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब करंट सर्किट में स्टेडी हो गई तो हमें स्टेडी स्टेट में यहाँ सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास आगे हम देखेंगे हमारे पास मिक्स्ड सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा हमारे पास और कैपेसिटर भी होगा। तो हम ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए जहाँ जहाँ जिस पाथ पे हमारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा वहाँ उस पाथ को हम क्या कर रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे। और ओपन करने के बाद हमारा जो सर्किट रिड्यूस होकर क्या बचेगा, ओनली रेजिस्टेंसेस एंड सेल। ठीक है, वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो बहरहाल हम वापस आते हैं इस पे। तो क्या होगा, इन सीरीज, ये नोट आपके रेफरेंस के लिए है, ये मैंने लिखा दिया। ठीक है, इन सीरीज चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर विल बी सेम। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। while potential difference may be different। सीरीज में आप जानते हैं जैसे रेजिस्टेंसेस सीरीज में थे वहाँ बैटरी का वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, वैसे यहाँ पर ये V जो होगा डिवाइड होगा एज पर द कैपेसिटेंस, बट चार्ज जो होगा वो कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है अगर हम देखें, इस बैटरी से इन कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया है, जो प्लेट्स बैटरी के, जो प्लेट्स कैपेसिटर की, जो प्लेट्स बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है बैटरी ने उतना चार्ज सप्लाई किया है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्लेट कौन सी वाली है बच्चों, ये वाली प्लेट जो है, ये जो प्लेट है इस बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, प्लस Q। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, माइनस Q। तो चार्ज सप्लाइड बाय दिस बैटरी जो है वो कितना है, Q। आप कह सकते हैं कि बैटरी से कैपेसिटर पे जाके जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो कितने अमाउंट का चार्ज स्टोर हो रहा है, Q, ओनली Q। क्लियर? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट निकालना है। इन तीनों के सीरीज इक्विवेलेंट निकालने का क्या मतलब, इन तीनों के सीरीज इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है कि इन तीनों कैपेसिटर को हटाकर मैं एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर लगाऊं, कि जो उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना कि ये तीनों मिलके कर रहे हैं। ये तीनों मिलके कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, Q। इन तीनों ने बैटरी से कितना चार्ज लिया है, Q। जो प्लेट से, टर्मिनल से जो प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है उस पर जो चार्ज है इतना चार्ज गया है बैटरी से। ठीक है, तो ये तीनों मिलके जितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं, अगर मैं इन तीनों को हटा के एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर लगाऊं सेम बैटरी के अक्रॉस, सच दैट ये सिंगल कैपेसिटर सेम बैटरी के अक्रॉस लगाऊं, ये सिंगल कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना कि ये तीनों मिलके करते हैं,
तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, मान लो ये सीरीज इक्विवेलेंट इन लोगों का CS है, ये कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? उतना ही जितना ये कर रहा है Q। क्लियर? कौन डिवाइड हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V2 है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या है? V3 है। ये हमने मान लिया। ठीक है, ये प्लेट प्लस प्लेट का मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। यहाँ प्लस प्लेट का मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का मतलब हायर पोटेंशियल वाली प्लेट होता है बच्चों, नेगेटिव प्लेट का मतलब लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट होता है। ठीक है, ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है। ठीक, अब आप कहेंगे ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों प्लेट्स के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, और ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, बट ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, कैसे हैं? अगर आप इसको देखें, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटाऊं आपका, अगर मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न को दूर करूँ, एक चीज़ को थोड़ा सा टाइम ले लूँ बच्चों में, कोई हर्ज नहीं है। मान लेते हैं ये वाली प्लेट, अपनी तरफ से मान लेता हूँ कुछ वैल्यू, मान ले ये वाली प्लेट 20 वोल्ट पे है, और ये वाली प्लेट जो है ये वाली प्लेट मैं मान लेता हूँ 15 वोल्ट पे है। तो इसका मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, 20 वोल्ट है इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, और ये 15 वोल्ट पे होने का मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। V1 यहाँ पे 20 - 15 5 वोल्ट है। ठीक, और ये वाली प्लेट इस वाले से हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए ये पॉजिटिव है। ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होता है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 है। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल इस वाली प्लेट का पोटेंशियल इससे कम है। कितना है? कुछ मान लेते हैं 8 वोल्ट। 8 वोल्ट है। अगर ये 8 वोल्ट है तो ये कितना V2 कितना हो गया? 7 वोल्ट। 15 - 8 करेंगे तो कितना आएगा? 7 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये 8 वोल्ट पे है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ये भी 8 वोल्ट पे ही है, बट ये वाली जो प्लेट है ये 4 वोल्ट पे है। कितने वोल्ट पे है? 4 वोल्ट। इसलिए इस प्लेट का जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो कैपेसिटर की प्लेट्स में विद इन द प्लेट्स ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट कह रहे हैं। तो इस पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट। इस पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 7 वोल्ट। 7 - 5 = 12। इस पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 4 वोल्ट। 8 - 4 4 वोल्ट। 12 - 4 16। तो V1 5, ये 7, 12, V2 12 और ये 4, 12 - 4 16 वोल्ट। तो ये बैटरी कितने की? 16 वोल्ट की है। देख सकते हैं इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? जो डायरेक्टली जो प्लेट कनेक्टेड है यहाँ से, ये 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट पे है, और ये नेगेटिव टर्मिनल कितने वोल्ट पे है? 4 वोल्ट पे है। और EMF क्या होता है? बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ EMF ऑफ द सेल कितना है? 16 वोल्ट है। 20 - 4 = 16 वोल्ट। और ये V1 + V2 + V3 भी कितना आया है? 16 वोल्ट आया है। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C1। V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। और V3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C3। यानी V जो है वो किसके इक्वल है? V1 + V2 + V3 के इक्वल है। यहाँ से जो V है
किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। ठीक है, V क्या है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, और ये सीरीज कैपेसिटेंस, यहां से V किसके इक्वल होगा, Q अपॉन C, Q अपॉन CS, वेयर CS क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट। V1 कितना होगा यहां से, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, और V2 कितना होगा यहां से, Q अपॉन C2। ठीक है, और V3 कितना होगा बच्चों, Q अपॉन C3। Q कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होएगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, रेजिस्टेंसेस के लिए आपने करा था सीरीज, तो वो आया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या आता है, C इज इक्वल टू C1, यहाँ पे क्या आता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े यहां से। ठीक है, ये पहली बात हमने निकाली, जब ये सीरीज में होंगे तीन कैपेसिटर तो इक्विवेलेंट ये होगा। क्लियर, नाउ द सेकंड, इसी में सेकंड पॉइंट इज करंट, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन नहीं, करंट डिवाइड होती है पैरेलल में, वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर वोल्टेज डिवीजन रूल देखूं मैं दो कैपेसिटर पे, मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, पहले दो पे देखूं फिर इन तीन के लिए देखूंगा। अक्सर जो है हमें यहाँ क्वेश्चन जो है दो के लिए ज़्यादा हमें अप्लाई करना होगा इस रूल को। ये C1 C2 दो कैपेसिटर हैं, ये V वोल्ट का सेल है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। ठीक है बच्चों, तो मुझे V1 और V2 फाइंड करना है। तो सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में क्या सेम होता है आपका, चार्ज। अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इस पे Q है चार्ज, तो इस पे भी कितना है, Q है। ठीक है, चार्ज दोनों कैपेसिटर पे सेम है, तो मैं ये Q निकाल लूँ। Q कैसे होगा, सबसे पहले सीरीज निकालूँ इक्विवेलेंट। सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों कैपेसिटर का 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो 1 अपॉन C, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, C1 C2, C1 प्लस C2, तो सीरीज इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और कितने वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट के सेल से, तो चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV रखूँगा यहाँ, तो कितना हो गया ये, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, V1 चाहिए। चार्ज मुझे पता लग गया, तो V1 यहाँ से आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन C1। और जब यहाँ से उठा के Q यहाँ डालोगे, Q यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे, तो C1 और C1 कैंसिल होगा, और C1 और C1 कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचेगा, ओनली C2। तो आपका जो V1 आ जाएगा यहाँ से, वो कितना आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, ये आया वोल्टेज। किसके ऊपर आया है वोल्टेज, किसके ऊपर आया, इसके ऊपर, C1 के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जब आप V2 निकालेंगे तो V2 क्या होगा आपका, Q अपॉन C2। Q अपॉन C2, यहाँ से जब आप Q डाल रहे होंगे इसमें, तो ये C2 और C2 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली C1। तो जब C1 बचा, तो यहाँ से V2 जो है वो कितना आया, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो मैंने इतना कारनामा करा यहाँ, ये कुछ नहीं करना। जब आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप, तो आप डायरेक्टली इस वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे,
ये दो कैपेसिटर सीरीज में है, इस पे वोल्टेज आपको निकालना है। V1 निकालना है तो C1 को छोड़ दो, V1 निकालना है C1 को छोड़ दो, कौन ले लिया? C2, दूसरा वाला ले लिया C2 अपॉन दोनों का सम C1 प्लस C2 इंटू टोटल अप्लाइड वोल्टेज V। और अगर हमें ये फाइंड करना है ये फाइंड करना है V2, तो V2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? V2 फाइंड करने के लिए C2 को छोड़ दो, C1 ले लो, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, अगेन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे। 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। फिर चार्ज निकालेंगे Q इज इक्वल टू CV करके, यहाँ से उसको यहाँ रखेंगे और फिर V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 एंड V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 एंड V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम ये कर सकते हैं आप। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ कैसे करेंगे। देखो, अगर 3 चार्जेस हैं, पहली बात तीन कैपेसिटर के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करना है, क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और V इज इक्वल टू जो है वो कितना होता है? Q अपॉन C। V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये है ना। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C फॉर सीरीज। क्यों? सिंस Q इज सेम। सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब पे चार्ज सेम होगा, Q सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों पे वोल्टेज का रेशियो निकालूं, इधर वाला मिटा रहा हूं मैं बच्चों, अगर मैं तीनों पे वोल्टेज का रेशियो निकालूं तो देखें तो सही क्या आएगा। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 क्या होगा? 1 अपॉन C1 इज टू 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। और इस रेशियो को सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे इजी है? अगर ये कैपेसिटर V1 V2 V3 हैं, ये रेशियो कैसे सॉल्व होता है? ये रेशियो ऐसे सॉल्व होता है बच्चों। V1 आपने निकालना हो तो V1 निकालने के लिए इस रेशियो में ये जो वैल्यू है C1, इसको ले लो सीधे, यहाँ पे जो वैल्यू है अपॉन 1 अपॉन C1 इन तीनों का सम 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू इन तीनों का सम। 8th 9th क्लास में, 7th 8th क्लास में आपने ये रेशियो सॉल्व किया होगा। ठीक है, इन तीनों का सम क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये रेशियो डायरेक्टली स्टेप याद करना होता है आपने। ठीक है, और ये V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है? टोटल अप्लाइड वोल्टेज है V। तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू V। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो आपने ये कर रहे हो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, मैं यहाँ वैल्यू लेता हूँ 2 4 6 या 2 4 8 में लेता हूँ, तो यहाँ पे रेशियो आया 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8। ठीक है, तो इसको ये स्टेप लगाने से पहले रेशियो में यहीं पर इसको पहले जो है सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? इन तीनों का एलसीएम लो। इन तीनों का एलसीएम कितना? 8। इन तीनों का एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यह आपका आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, अब यहां से आपका V1 आ गया, कितना आ गया? 4 अपॉन इन तीनों का सम 7 इनटू इन तीनों का सम। इन तीनों का सम इज दिस टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ये आपको गिवन होता है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट। यहाँ रखोगे, पहले कैपेसिटर पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। V2 निकालना होगा 2/7 इंटू V, V3 निकालना होगा 1/7 इंटू V। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से V2 निकालना है 1 अपॉन C2 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू V। सिमिलरली V3 निकालना है 1 अपॉन C3 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू V। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए।
वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, वोल्टेज डिवीजन रूल देख लिया। तीसरा अगर हम देखें, अगर एनर्जी स्टोर देखें यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर में, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में, तो कौन सा वाला ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे? Q²/2C। अभी मैंने देखा था Q²/2C, क्यों लगा रहा हूँ? बिकॉज Q इज सेम ऑन एवरी कैपेसिटर इन सीरीज। Q इज सेम ऑन एवरी कैपेसिटर इन सीरीज। तो U जो होगा यहाँ, वो क्या होगा बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। सिंस Q इज सेम, Q यहाँ पे सेम है, यानी कौन सा कैपेसिटर सीरीज में, अगर 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा? जिसका कैपेसिटेंस कम है, ठीक है। C1, C2, C3 में जो कम वैल्यू का है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही होगी, ठीक है। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो पहले में अगर एनर्जी स्टोर्ड U1 है, दूसरे में एनर्जी स्टोर्ड U2 है और तीसरे में एनर्जी स्टोर्ड U3 है, तो ये किस रेशियो में जाएगी? 1/रेशियो 1/C2 1/C3, इस रेशियो में जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही मिल गया जैसे यहाँ था। तो U1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। U1 क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका? सेम U1 क्या आएगा बच्चों यहाँ से? U1 इज इक्वल टू, अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लोगे इसके एलसीएम से, C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा C2 C3, यहाँ पे आएगा C1 C3, यहाँ पर आएगा C1 C2, ठीक है। इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लोगे तो U1 क्या आएगा? यहाँ से देखो, U1 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ना इसको, U1 U2 U3, यहाँ अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँगा तो C2 C3, यहाँ पे करूँगा C2 कैंसिल होगा, C1 C3, यहाँ पे करूँगा C3 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? C1 C2, ठीक है। अब U1 कितना हो गया? C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3, इन तीनों का सम। U1 इज इक्वल टू ये अपॉन इन तीनों का सम। जैसे यहाँ एलसीएम लिया हमने, जब एलसीएम लेंगे आप तो ये एक नंबर मिलेगा, सिंगल वैल्यू नंबर मिलेगा आपको, 2 3 6 4 2 8 5 3 15 ऐसे मिलेगा, ठीक है। इनटू इन तीनों एनर्जीज का सम, इन तीनों एनर्जीज का सम U1 प्लस U2 प्लस U3 क्या हो गया? टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। U जो है वो क्या है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहाँ से आप U2 फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से आप U3 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखें हम इस वाले केस पे, थ्री कैपेसिटर्स C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड एंड C3 इज इक्वल टू 16 माइक्रोफैरड आर connected in series. If total energy stored by combination is by combination is 70 millijoule. Find energy stored by each capacitor. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। U1 क्या है? सीरीज में है, तो आपका U क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सिंस Q इज सेम। क्लियर बच्चों? तो U कितना आ गया? U1 रेशियो
U2 इज टू U3 क्या आएगा 1/4, 1/8 और 1/16। इसका जो LCM है 16, उससे मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना होगा 16/4, 4 4 जा 16, 16/8 यहाँ कितना आएगा 2 और 16/16 यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये मिल गया आपको U1 U2 U3। ठीक है, अब आप यहाँ से U1 U2 U3 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। U1 कितना आएगा देखें, U1 इज इक्वल टू कौन है इसके सामने 4 अपॉन इन तीनों का सम 7 इनटू इन तीनों का सम। इन तीनों का सम इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन विच इज गिवन टू यू इज 70 मिली जूल। तो 70 मिली जूल रखेंगे यहाँ, तो पहले का आंसर कितना आ गया 70 मिली जूल। मिली जूल है ये, तो कितना आ गया है 40 मिली जूल। ठीक है, तो ये जो 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है कितनी एनर्जी स्टोर किए हुए है 40 मिली जूल। U2 निकालोगे U2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन इन तीनों का सम 7 इंटू इन तीनों का सम, एंड इन तीनों का सम इज 70 मिली जूल। 70 मिली जूल कितना आया यहाँ से 20 मिली जूल। तीसरा आप कैलकुलेट करेंगे U3 इज इक्वल टू 40 50 60 बचा कितना यहाँ से 10, टोटल 70 है ना। स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन, पहले ने 40 स्टोर कर ली, दूसरे ने 20 स्टोर कर ली, तीसरा कितना स्टोर कर रहा होगा 10 मिली जूल। देख लें यहाँ से 10 आएगा 1 अपॉन तीनों का सम 7 इंटू टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज 70 मिली जूल। तो U3 इज इक्वल टू 10 मिली जूल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन स्टोर किए हुए है वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कम है। 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 40 मिली जूल एनर्जी स्टोर किए हुए है। ठीक है बच्चों, ओके देन यहाँ से आगे मिलेंगे अगली क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हुए और सर्किट पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट डिस्कस करेंगे।